हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लाए वेक्टर का पार्ट सेकंड। तो वेक्टर के पार्ट सेकंड में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर एंड स्केलर क्या होते हैं। सेकंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स अपन ने किस तरीके से देखा था, कहाँ वेक्टर का हेड होता है, कहाँ वेक्टर का टेल लिया जाता है। फिर अपन ने देखा था पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, क्या वेक्टर को विदाउट मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन चेंज करे कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं, जिसकी हेल्प से अपन ने क्या फाइंड आउट किया था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। विद द हेल्प ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंड देन टाइप्स ऑफ वेक्टर पे अपन ने देखा था। और लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन दिया था एक कि ये तीन वेक्टर्स आपको दिए थे, तो इनके बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करने थे। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, किस तरीके से आंसर मिलेगा अपने को, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं आज की अपने पास एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ए वेक्टर को अपन ने 30 डिग्री इस तरीके से बंद करा है। ये है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। अब अपने को क्या करना है, दूसरा वेक्टर देखना है। सारे वेक्टर्स को आप एक ही पॉइंट पर ड्रॉ करोगे। तो ये सेकंड वेक्टर आपको दे रखा है बी वेक्टर, जो वर्टिकल से 30 डिग्री पर है। तो ये अपना वर्टिकल है, जो डॉटेड लाइन है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, वो एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सेकंड अपने पास बी वेक्टर ड्रॉ करना है अपने को। तो ये बी वेक्टर वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पर है। तो ये वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल, और एरो का आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जिस तरफ हेड और टेल आपस में मैच कर रहे होंगे वहां पर अपन एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये है बी वेक्टर, ये अपन ने वहां पर ड्रॉ कर रहे हैं। देन उसके बाद है सी वेक्टर। सी वेक्टर जिस तरीके से आपने ड्रॉ कर रखा है उस तरीके से अपन ने अलोंग द हॉरिजॉन्टल अपन ने सी वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल सी वेक्टर अपन ने ड्रॉ कर दिया। ये है सी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर। नाउ वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी। किसी में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पर दो वेक्टर्स के टेल है, लेकिन एक वेक्टर ए वेक्टर है, उसका हेड है। तो उस हेड को पैरेलल शिफ्टिंग की हेल्प से वहां पर टेल लेकर आते हैं। तो यू कैन पैरेलल शिफ्ट दिस वेक्टर फ्रॉम देयर टू देयर। तो आपने यहां से यहां शिफ्ट कर दिया इसको, तो ये पैरेलल शिफ्टिंग अप्लाई किया आपने। तो ये हो गया अपने पास ए वेक्टर की नई पोजीशन। ये है अपने पास अब ए वेक्टर। अब अपने को एंगल फाइंड आउट करना है। देखो, ये पैरेलल शिफ्टिंग किया आपने, ये टोटल ये 30 है, ये 30 है, ये पूरा 180। तो देखो यहाँ पर अपन एंगल देख रहे हैं, तो ये 30 डिग्री का है, किससे है, ये टोटल लाइन की है। तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये 60 30 90 प्लस 30 120, देन ये कितना हो जाएगा 60। अब आप किसी के बीच में भी एंगल देख सकते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल लिखते हैं। कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ए यहाँ पर, ए की टेल है यहाँ पर, बिल्कुल बी वेक्टर है, बी की टेल भी यहाँ पर है। टेल से टेल के बीच का एंगल देखें तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल अपने को मिलने वाला है 90। सेकेंड एंगल, एंगल बिटवीन बी एंड सी, जो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, बी और सी के बीच में कितने डिग्री एंगल है, एंगल बिटवीन बी एंड सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल बिटवीन ए एंड सी। देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू, ये है ए वेक्टर, देन ये 60, सी वेक्टर यहाँ है 60 120 प्लस 30 150। तो ये है अपना आंसर, चेक कर लीजिएगा। जिस तरीके से आपने सोल्व किया है, ये इनके करेक्ट आंसर से 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 150 डिग्री रेस्पेक्टिवली ए एंड बी, बी एंड सी एंड सी। ठीक है, देन फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं अपने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है अपने पास। फर्स्ट वन इज इक्वल वेक्टर, सेकंड वन इज अनइक्वल वेक्टर, थर्ड वन इज पैरेलल वेक्टर, फोर्थ वन इज ऑपोजिट वेक्टर्स, फिफ्थ जीरो वेक्टर, यूनिक वेक्टर, कॉनकरेंट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। इतने सारे वेक्टर्स के अपने पास टाइप्स है। जब इतने सारे टाइप्स है तो अपन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इक्वल वेक्टर से। देन फर्स्ट वेक्टर अपन ने क्या लिया, इक्वल वेक्टर।
व्हाट इज इक्वल वेक्टर? आपको पता है वेक्टर दो चीजों से डिफाइन होता है। वेक्टर में क्या क्या चीजें होती है? दो चीजें से अपन वेक्टर डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वेक्टर में डायरेक्शन देखते हैं, सेकंड वेक्टर में मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो वेक्टर में दो चीजें डिफाइन होती हैं। क्या क्या? वेक्टर दो चीजों के बेसिस पे डिफाइन होता है, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। जो अपन ने यहाँ पर वेक्टर को डिफाइन करेंगे तो फर्स्ट अपने को देखना है इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से इक्वल है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया आपने एक वेक्टर बनाया लाइक 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, दैट इज इन नॉर्थ डायरेक्शन। अदर वन इज 5 मीटर पर सेकंड, दूसरी वेलोसिटी है ऑल्सो इन नॉर्थ डायरेक्शन। दोनों ही वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, इनकी वैल्यू भी सेम है, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा? इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स हैज इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। क्योंकि वेक्टर दो चीजों पर डिफाइन होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर किसी वेक्टर में मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाए और डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए, इट मींस वो इक्वल वेक्टर नहीं होगा। अब जब इक्वल वेक्टर नहीं होगा तो आगे देखते हैं अब दूसरा वेक्टर कौन सा होगा। देन सेकंड वन इज अनइक्वल वेक्टर। सेकंड टाइप का वेक्टर कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? अनइक्वल वेक्टर। जैसा नाम है वैसा इसकी डेफिनेशन होगी। अनइक्वल मींस वेक्टर में क्या चीजें डिफाइन होती है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। दोनों में से एक भी अनइक्वल होगी, वो अनइक्वल वेक्टर्स में आएगा। फॉर एग्जांपल एक वेलोसिटी गिवन है आपको 15 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ। सेकेंड वेलोसिटी गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ ईस्ट। दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। इट मींस ये दोनों वेक्टर कौन से वेक्टर्स हैं? अनइक्वल वेक्टर्स। और क्या क्या हो सकता है? सपोज आपको दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड आपको इक्वल दिख रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड, बट उनकी डायरेक्शन एक की दे रखी है नॉर्थ, दूसरे की दे रखी है ईस्ट। अलग अलग डायरेक्शन है दोनों। इट मींस आपको यहां से दिखेगा ये दोनों वेक्टर्स भी अनइक्वल वेक्टर्स ही होंगे। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट हो फटाफट से कमेंट करके बताओगे आप सभी। मींस वेक्टर्स हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शंस आर नोन एज अनइक्वल वेक्टर्स। तो अपन ने इक्वल वेक्टर देखा, अनइक्वल वेक्टर देखा। नेक्स्ट अपन टाइप पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? आपको पता है पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस इक्वल रहती है, इनफाइनाइट पर उनका इंटरसेक्शन होता है, वो पैरेलल लाइंस होती है। जब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे वेक्टर्स तो उनको बोलेंगे अपन पैरेलल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर दे रखा है दैट इज 10 मीटर नॉर्थ, सेकंड वेक्टर दे रखा है 15 मीटर नॉर्थ। एक ही चीज देखनी है आपको इसमें, डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सिमिलर है, सेम डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स मूव कर रहे हैं, तो दोनों वेक्टर्स को क्या बोला जाएगा? पैरेलल वेक्टर्स। मींस पैरेलल वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शंस। हो सकता है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है उनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो, बट उनकी डायरेक्शन सेम होना जरूरी है। ये होते हैं पैरेलल वेक्टर्स। तो अब आपको यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ाया था एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अगर आप एंगल बिटवीन वेक्टर्स को यहाँ पर मर्ज करते हैं तो क्या मिलेगा? देखो दोनों की टेल से टेल मर्ज करोगे आप। When tails of two vectors are put together, then angle between vectors can be measured. Then first आपने देखो यहाँ पर बनाया 15 मीटर नॉर्थ, ये एक वेक्टर था। दूसरे वेक्टर को आपने वापस से यहाँ पे बनाया तो टेल से टेल मिलाते ये भी इसी डायरेक्शन में बनेगा। अब आपको इन दोनों के बीच में एंगल मेजर करना है तो टेल से टेल का एंगल कितना दिख रहा है? 0 डिग्री। इट मींस आपको ये ध्यान रखना है कि दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। छोटी क्लास में आपने देखा भी होगा कि पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री का एंगल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अपन चलते हैं ऑपोजिट वेक्टर्स पे। नेक्स्ट टाइप का वेक्टर क्या है अपना?
ऑपोजिट वेक्टर्स। तो नेक्स्ट वेक्टर है ऑपोजिट वेक्टर्स। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो वो है विपरीत सदिश, इनका नाम है। ऑपोजिट मीन्स विपरीत। अब ऑपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं? सपोज एक वेक्टर आपको दे रखा है, पैरेलल वेक्टर्स और ऑपोजिट वेक्टर्स में एक चीज पर फोकस हमेशा बनाए रखना आपको, वो है डायरेक्शंस। वेक्टर में दो चीजें डिफाइन होती है, मैं फिर बार बार बता रहा हूं आपको, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। आपने ये दो वेक्टर डिफाइन करे, इक्वल वेक्टर और अनइक्वल वेक्टर। इनमें क्या देखा आपने कि एक तो है आपके पास, दोनों चीजों को कंसीडर किया है, मैग्नीट्यूड को भी डायरेक्शंस को भी। इन पैरेलल वेक्टर और अपोजिट वेक्टर में क्या देखेंगे, केवल आप डायरेक्शन पर फोकस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर चाहे मैग्नीट्यूड है इक्वल भी हो जाता है इनका, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैरेलल वेक्टर ही होते। तो देखो एक वेक्टर दे रखा है, सपोज आपको 10 मीटर आपकी बार डिस्प्लेसमेंट ले लिया अपन ने साउथ डायरेक्शन में, और दूसरा वेक्टर दे रखा है आपको 15 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन ये है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में सब है कि सर ये तो डिफरेंट डायरेक्शन नहीं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ये ऑपोजिट वेक्टर में क्या होगा, वेक्टर्स हैव ऑपोजिट डायरेक्शंस। मैग्नीट्यूड में भी इक्वल और में भी अनइक्वल। मैग्नीट्यूड उनका इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इक्वल हो तो भी वो अपोजिट वेक्टर्स में काउंट होंगे, और इक्वल नहीं हो तो भी वो अपोजिट वेक्टर्स में काउंट होंगे। सिर्फ किसके बेसिस पे? डायरेक्शंस के बेसिस पे। अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इट मींस वो कौन से वेक्टर्स में जाएंगे? अपोजिट वेक्टर में। अब देखो इसको एक लिखने का तरीका है अपने पास। सपोज एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। अगर कोई बच्चा पिछली क्लास को देखा नहीं है तो वो पहले पिछली क्लास को देख कर आए कि किस तरीके से वेक्टर्स को डिनोट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स आपको पहले देखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। डायरेक्टली क्लास आपको हो सकता है समझ में आए ना आए, तो एक बार पिछली वीडियो को अपनी देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर है, तो अपोजिट वेक्टर को आप यहाँ माइनस साइन से लिखोगे। यहाँ माइनस लगते ही क्या दिखेगा कि ये दोनों वेक्टर्स क्या है? ऑपोजिट वेक्टर। व्हाट इज माइनस साइन शोज? माइनस साइन shows that vector A and B are opposite to each other। तो यहां तक अपने चार वेक्टर क्लियर हो गए। फर्स्ट वन इज इक्वल वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल हो। सेकंड वन इज अनइक्वल वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अनइक्वल हो। थर्ड वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर व्हेन दे हैव सेम डायरेक्शंस, एंड ऑपोजिट वेक्टर हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, नॉट डिफरेंट डायरेक्शंस, ऑपोजिट डायरेक्शन। जिन वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है उनको ऑपोजिट वेक्टर्स में काउंट करेंगे। क्लियर है? और आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। वो दोनों वेक्टर्स देखो क्या ज्यादा यूज आने वाले हैं क्वेश्चंस का। अगर आपने सोल्व किया है और कोई डाउट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें। दो बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज जीरो वेक्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर है जीरो वेक्टर। कहां जरूरत पड़ती है अपने को जीरो वेक्टर की? डायरेक्ट अपन नंबर लिखते हैं जीरो। जीरो वेक्टर क्या होगा? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो वो जीरो वेक्टर। अब जब वैल्यू ही उसकी जीरो है तो आप डायरेक्शन कोई सी भी कर सकते हो। एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन उस वेक्टर की होगी। एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शंस, किसी भी डायरेक्शन में वो वेक्टर हो सकता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो फिर जीरो वेक्टर को डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ रही है अपने? सपोज कहीं पर अपने को बोल दिया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इट मींस उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। तो वहां पर आपको जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। जीरो वेक्टर, क्योंकि एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अपने उसको जीरो ना लिख के क्या लिखेंगे? जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर वो होंगे जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जीरो होगा। और डायरेक्शन कौन सी होगी? डायरेक्शन कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन ले सकते हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो उसके पास है नहीं। जब उसके पास मैग्नीट्यूड होता तब तो उसका हेड और टेल आपको मिलता, और मैग्नीट्यूड होता हेड और टेल मिलता तब आपको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलती। तो इसलिए मैग्नीट्यूड उसके पास है नहीं, तो अपन केवल कोई भी डायरेक्शन उसको कंसीडर कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा सेकंड इंपॉर्टेंट आपको बताया जा रहा है वो है यूनिट वेक्टर।
वेक्टर के टाइप्स कंप्लीट होने के बाद अपन कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे फिर अपन। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही समझना है आपको। यूनिट का मतलब होता है वन। कहीं पर भी अपन यूनिट डिफाइन करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, वन। इट मीन्स ऐसा मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, वन। मीन्स यूनिट वेक्टर हैज यूनिट मैग्नीट्यूड। अब एक छोटी सी चीज जो आपके शायद दिमाग में क्लियर पहले से हो जानी चाहिए कि वेक्टर के पास दो चीजें होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, सेकंड उसकी डायरेक्शन। मतलब अपन इसको समझें अगर कि वेक्टर अगर आप कहीं पर भी लिखते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि एक तो मुझे उसकी वैल्यू दिखनी है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, कितनी वैल्यू है उस वेक्टर की, और दूसरी चीज क्या लिख रहे हैं अपन, डायरेक्शन। दो चीजों से मिलकर बना है वेक्टर। अब आपने बोला है कि मैग्नीट्यूड तो वन है, अगर आप मैग्नीट्यूड की जगह वन लिखते हो तो वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्शन से बचेगा, और अगर मैग्नीट्यूड वन हो जाता है तो उस वेक्टर को क्या बोला है आपने, यूनिट वेक्टर। तो सपोज आपने इस मैग्नीट्यूड को लिख दिया वन, मैग्नीट्यूड कितना लिखा, वन लिखा, तो अब ये वेक्टर क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। क्योंकि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, वन। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड हो गया वन इंटू डायरेक्शन। तो आप दूसरी डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होगा जिसमें केवल क्या होगी, डायरेक्शन होगी। मींस यूनिट वेक्टर आर दोज विच हैव ओनली डायरेक्शन। तो कहीं पर भी आपको ट्यूशन में ऐसा बोल दिया जाए, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दैट, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करो, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करो, मींस आपसे वो इनडायरेक्टली किसके ऊपर फोकस करने के लिए बोल रहा है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। अब देखो इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, इसी फॉर्मूले से अब अपन क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन का फॉर्मूला। तो ये डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। कहीं पर भी आपको डायरेक्शन निकालनी है तो क्या किया आपने, मैग्नीट्यूड को डिवाइड में लेके करें, तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या बन गया, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। इट मींस ये डायरेक्शन का फॉर्मूला बन गया, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी तो है, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही तो डायरेक्शन को डिनोट करता है। देन इसको आप यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला बन गया। ये तो अपन ने इस तरीके से थ्योरेटिकल फॉर्मूला बनाया है। अब अपन देखते हैं कि यूनिट वेक्टर को किस से रिप्रेजेंट करेंगे अपन और क्या उसका फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो वो कमेंट करके पूछ सकता है और स्क्रीनशॉट ले सकता है, ताकि आपको बाद में इसके नोट्स बनाने पड़े तो आप इजीली अपने नोट्स बना सकते। क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट अपन यूनिट वेक्टर को आगे एक्सटेंड करते हैं और यूनिट वेक्टर में किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं वो देखते हैं। और देखो इससे पहले इक्वल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल हो, अनइक्वल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अनइक्वल हो, दोनों में से अगर एक भी अनइक्वल है तो वो डिफरेंट या अनइक्वल वेक्टर्स में आएगा। पैरेलल वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो, ऑपोजिट वेक्टर जिनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो, ओनली मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, तो फिर डायरेक्शन कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन आप उसकी दे सकते हैं। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है या वन होता है। ये थे कहीं पर भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालने का जो फॉर्मूला है, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर ही होता है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपने देखा था, क्या मिला, जो भी वेक्टर आया है उस वेक्टर में अगर आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो मिल जाता है आपको क्या, डायरेक्शन। तो अब यहां से यूनिट वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर है कैप से रिप्रेजेंट होता है। यूनिट वेक्टर is represented by कैप। ये कैप का साइन है, कैप से रिप्रेजेंट होता है। सपोज आपको ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना था, मींस ए कैप क्या होगा, ऊपर वेक्टर और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन गया, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर के टाइप जब कंप्लीट हो जाएंगे तब अपन यूनिट वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कंपोनेंट डिवीजन, एक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल अपन वेक्टर्स के टाइप्स कंप्लीट कर रहे हैं तो इनको कंप्लीट कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर के बाद अपन नेक्स्ट जो टाइप है अपना
वो है कॉनकरेंट वेक्टर्स। कॉनकरेंट वेक्टर्स को दो तरीके से अपन देखेंगे। फर्स्ट, को इनिशियल वेक्टर, और सेकेंड को टर्मिनेशन और को टर्मिनल वेक्टर। देखो, टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट पॉइंट और इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। अब को का मतलब होता है सेम, को का मतलब होता है सेम मींस जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो वो होंगे कौन को इनिशियल, जिनके लास्ट पॉइंट सेम हो वो होंगे कौन करेंट, वो होंगे को टर्मिनल वेक्टर। तो कौन करंट वेक्टर्स क्या होंगे? कौन करंट वेक्टर्स वो होंगे जो एक ही पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं। सपोज जैसे मान लिया एक डायरेक्शन में ये फोर्स है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में, थर्ड फोर्स इस डायरेक्शन में। मतलब इन सारे फोर्सेस को अगर आप देखेंगे तो सारे फोर्सेस की जो वर्किंग लाइन है कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। तो इन फोर्सेस को बोला जाएगा कॉनकरेंट फोर्सेस। ये अपन कॉनकरेंट वाला कंसेप्ट सिर्फ फोर्सेस में ही ज्यादा देखेंगे। जो वेक्टर जिनके इंटरसेक्शन हो रहा है उनकी वर्किंग लाइंस का एक जगह, उसको बोला जाता है कॉनकरेंट। अब इंटरसेक्शन अगर इनिशियल पॉइंट पर हो रहा हो, जैसा आपने वहां बनाया, तो ये इनिशियल, सपोज एक वेक्टर है ए, ये इनिशियल यहां से स्टार्टिंग यहां से हो रही, दूसरा वेक्टर है ये बी वेक्टर, थर्ड वेक्टर सी वेक्टर, फोर्थ वेक्टर डी वेक्टर। अब ये सारे वेक्टर्स क्या हैं? को इनिशियल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट क्या है? ओरिजिन पॉइंट से। अगर आप को टर्मिनल वेक्टर देखेंगे तो को टर्मिनल वेक्टर आपको डायग्राम से ठीक समझ में आएगा। ये इनका टर्मिनल मतलब लास्ट पॉइंट। एंडिंग पॉइंट अगर वेक्टर्स का सेम हो जाता है उनको बोला जाता है को टर्मिनल वेक्टर्स। तो को इनिशियल और को टर्मिनल वेक्टर्स किसके टाइप्स हैं? कॉनकरेंट वेक्टर्स के। कॉनकरेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? जिन वेक्टर्स के इंटरसेक्शन किसी न किसी एक पॉइंट पर हो रहा हो उनको बोला जाता है कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर्स को अपने दो टाइप से समझा। फर्स्ट वन इज को इनिशियल वेक्टर, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो या जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट से निकल रहे हो, और को टर्मिनल वेक्टर्स वो होंगे जिनके फाइनल पॉइंट या हेड एक जगह मर्ज कर रहे हो, तो उनको बोला जाता है कॉनकरेंट वेक्टर्स। और अपन वेक्टर देखते हैं, वो है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर। अब ये कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? को मींस सेम, लीनियर मींस लाइन। जो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हो उनको कोलिनियर वेक्टर्स बोला जाता है। मींस विच लाइज अलोंग सेम लाइन। एक ही लाइन पर अगर लाई करते हैं वेक्टर्स तो उनको बोला जाता है कोलिनियर वेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया ये एक लाइन बनाई है, इस लाइन पर एक वेक्टर बनाया, कितना भी मैग्नीट्यूड हो उसका 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी बना दिया। सपोज ये डायरेक्शन है नॉर्थ। अब एक ही लाइन पर है तो उसकी डायरेक्शन या तो अपोजिट होगी या सेम होगी। तो सपोज दूसरा वेक्टर बनाया या बता दिया आपने 10 मीटर पर सेकेंड, और ये भी बना दिया आपने नॉर्थ, ये भी कोलिनियर है। और इसका दूसरा एग्जांपल, ये लाइन बनाई आपने और इस लाइन पर एक वेक्टर बनाया इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड, या आपने बनाया नॉर्थ डायरेक्शन, और दूसरा बनाया आपने इधर, ये बना दी सपोज आपने 10 मीटर पर सेकेंड, इक्वल भी हो सकता है मैग्नीट्यूड, ये साउथ डायरेक्शन बनाया। अब ये दोनों वेक्टर्स भी एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। जब एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं इसका मतलब ये कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। क्लियर है सभी के? कोई दिक्कत किसी को? तो ये कोलिनियर वेक्टर हो गया अपने पास। कोलिनियर वेक्टर के बाद नेक्स्ट है, अरे चुप हो जाओ, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर मींस जिनके प्लेन सेम हो।
which have or which lies in same plane, एक ही प्लेन में होंगे, उन वेक्टर्स को क्या बोला जाएगा? कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर मीन्स जो एक ही प्लेन में हो। अब अगर आप देखते हैं, जैसे मान लिया अपने रूम में तीनों प्लेन बने हुए दिख जाएंगे आपको। अब आपको दो वेक्टर बनाने हैं। सपोज आपने दो वेक्टर बनाए, एक वेक्टर बनाया ये वाला, दूसरा वेक्टर बनाया ये वाला, ठीक है? ये दो वेक्टर कहीं पर भी बना दो आप, इनको ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, कैसे बना दो। अगर आप इनको बनाओगे कहीं पर भी, तो ये दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। दो वेक्टर कभी अलग अलग प्लेन में हो ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, आप किसी बच्चे का सवाल है कि सर आपने इसको ऐसे बनाया है, इसको इससे ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बना देते, तो बेटा जब इस तरीके से बना देते तो इसका प्लेन ये वाला हो जाता, तो ये एक ही प्लेन में होते। अगर आपने इस तरीके से बनाया होता तब भी एक ही प्लेन में होते, अगर आपने इस तरीके से बनाया होता तब भी एक ही प्लेन में होते। मीन्स टू वेक्टर्स ऑलवेज इन same plane, means two vectors are always coplanar। दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे। किसी भी कहीं पर भी बनाओगे आप दो वेक्टर, तो वो हमेशा एक ही प्लेन में बनेंगे, दूसरा प्लेन काम में नहीं आएगा। हाँ, अगर आपने तीन वेक्टर बनाए, ये लिए बने तीन वेक्टर 1 2 3, अगर इस तरीके से आपने बना दी, ये कोप्लेनर है। अगर आपने इस तरीके से बना दी, अभी भी कोप्लेनर है। लेकिन अगर आपने इस तरीके से वेक्टर बनाए, अब आपको क्या दिख रहा है? कोई भी दो वेक्टर तो कोप्लेनर है, लेकिन उनमें तीसरा वेक्टर तीसरे प्लेन में जा रहा है या किसी अदर प्लेन में जा रहा है। इट मीन्स तीन वेक्टर के लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो कोप्लेनर होंगे। हाँ, ये है कि दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर्स। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? देख लो, अगर किसी को नोट्स बनाने हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है फटाफट से। ठीक है, क्या क्या देखा अपन ने? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देखा, इसके क्वेश्चंस अभी करने हैं अपने को। एक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक करने के बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे अपन। देन फिर कॉनकरेंट वेक्टर्स देखे, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पर खत्म हो रहे हैं, जिनकी वर्किंग लाइन से एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उनको बोला जाता है कॉनकरेंट वेक्टर्स। जिनको दो टाइप से देखा अपन ने, को इनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर। को इनिशियल का मतलब जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, को टर्मिनल मतलब जिनका टर्मिनल सेम हो, एंडिंग पॉइंट सेम हो। देन को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर मींस जो एक ही लाइन पर लाइट है, हो सकता है वो इक्वल डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो सकता है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन लाइन उनकी एक ही होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है कोप्लेनर वेक्टर, जो कि एक ही प्लेन में हो, उनको कोप्लेनर वेक्टर्स बोला जाता है। और दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अपन नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। उसके बाद दो वेक्टर्स और डिफाइन करते हैं, दैट इज पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं ये भी। तो अपन नेक्स्ट डिफाइन कर रहे हैं पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स and second one is axial vectors। अब ये पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? पोलर वेक्टर्स वो होते हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए पोल्स की जरूरत पड़ती है। सपोज आपने एक पोल्स का मतलब कोई दो पॉइंट की जरूरत पड़ती है। अब एक पॉइंट इनिशियल, एक पॉइंट फाइनल, दो पॉइंट्स के बीच में तो लाइन बनेगी। तो पोलर वेक्टर्स which represented with two points। पोलर वेक्टर्स वो होंगे जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, इनिशियल और फाइनल। इट मींस आप सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि पोलर वेक्टर्स लीनियर वेक्टर होंगे। जितने भी लीनियर वेक्टर्स होंगे, लीनियर क्वांटिटीज होगी, वो सारी पोलर वेक्टर्स होंगी। फॉर एग्जांपल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम। बहुत सारी लीनियर क्वांटिटीज है
जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ती है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, उनको बोला जाता है लीनियर वेक्टर्स और पोलर वेक्टर्स। सेकंड होते हैं एक्सियल वेक्टर्स। अब एक्सिस की जरूरत पड़ती है। एक्सिस का मतलब जैसे मान लिया आपको कहीं पर रोटेशन बताना है। अब रोटेशन का मतलब किसके अराउंड रोटेट हो रहा है ये बताना पड़ेगा। सपोज आप बोलो सन रिवॉल्व्स अराउंड सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, इसका मतलब आपको ये तो बताना पड़ेगा कि किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। आप डायरेक्ट ऐसे बोलते हो अर्थ रिवॉल्व्स, तो बताना पड़ेगा किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, मींस अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। फिर उसके बाद अपन देखते हैं आगे कि किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन की जरूरत पड़ती है हमें। मींस एक्सियल वेक्टर्स आर दोज व्हिच represented along an axis. It means axis के अराउंड तो कौन से वेक्टर डिनोट होंगे, जितने भी रोटेशनल वेक्टर्स होते हैं वो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो रोटेशनल वेक्टर्स को क्या बोला जाता है, एक्सियल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सेकंड फॉर एग्जांपल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी जैसे मान लिया आपने बोला कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अपनी खुद की एक्सिस पर अर्थ रोटेट करती है, तो रोटेट करती है तो आपने इस तरीके से डायग्राम में एंगुलर वेलोसिटी बना हुआ देखा, मींस अर्थ इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करिए। तो ये रोटेशनल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सिस की जरूरत पड़ती है, इसलिए किसमें काउंट करते हैं अपन, एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स में पोल्स या पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है तो वो लीनियर पॉइंट होंगे, और एक्सियल वेक्टर्स में एक्सिस की जरूरत पड़ती है तो वो रोटेशनल एक्सिस होगी। तो इसमें जितने लीनियर वेक्टर हैं उनको काउंट किया जाएगा, इसमें जितने भी रोटेशनल वेक्टर्स हैं उनको काउंट किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये थे अपने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। कितने टाइप्स के वेक्टर्स अपन ने देखे हैं यार, क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है आज का अपना, जो लास्ट टॉपिक होगा दैट इज कंपोनेंट डिवीजन ऑफ वेक्टर्स और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स और कंपोनेंट डिवीजन ऑफ वेक्टर्स और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये इस टॉपिक का नाम है, किसी भी नाम से आप पढ़ सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, अगर आपको बोला जाए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करो वेक्टर के, तो भी आप देख सकते हैं। फिर आपको दूसरा बोला जाए कि अगर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ना बोल के आपको क्या बोला जाए, रिजोल्यूशन करो वेक्टर्स का। तो कोई भी वेक्टर दे रखा है, सपोज ये आर वेक्टर, ये कोई वेक्टर दे रखा है अपने को जिसको अपने आर वेक्टर लिखा है। ठीक है, अब आपको पता है वेक्टर को आप कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो आपने उसको डिस्प्लेस करके कहाँ लेकर आगे, उसको ओरिजिन पे लाके रखा। तो ओरिजिन से ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये लाइन है वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये ओरिजिन की लाइन है। सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अपन ने क्या किया, यहां से इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इस पर 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेगा, या 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा। तो अब यहाँ पर अपने पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सपोज इस पॉइंट को आपने लिखा है O, इस पॉइंट को लिखा है आपने A, और इस पॉइंट को लिखा है आपने B। तो अगर आप इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की सिर्फ वैल्यू रखनी है, इसका मतलब आप आर वेक्टर का क्या लिखेंगे, मोड लिखेंगे, विच इज ऑल्सो राइट एज
AB बाई R। अगर आपने वेक्टर लिख के मोड चाहते हो आप, तो उस तरीके से मोड का साइन लगाओगे। अगर आप बिना वेक्टर साइन के आपने लिखा है, इसका मतलब आपने केवल मैग्नीट्यूड ही लिखा है उसका। क्लियर? तो यहां से AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? AB इक्वल टू आ जाएगा R साइन थीटा। इनडायरेक्टली आपको नजर आना चाहिए कि R का मतलब क्या है? मोड R साइन थीटा है। क्लियर है सभी की इतनी चीज? इसमें कोई डाउट नहीं है। ये AB की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो cos थीटा आपको मिलेगा OB अपॉन R। OB अपॉन R, तो OB की वैल्यू कितनी होगी? R cos थीटा। तो अब अपन वेक्टर्स को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी मेथड भी यूज करेंगे, वो है कंपोनेंट डिवीजन ऑफ वेक्टर, जिसमें इस वेक्टर कंपोनेंट लिखने हैं। तो इसका ये OB जो वेक्टर है, OB कंपोनेंट, उसको आप क्या लिख सकते हैं? मोड R cos थीटा। और AB कंपोनेंट उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उसको मैं AB यहां पर लिख सकता हूं। AB जो परपेंडिकुलर है, तो इसको आपने लिख दिया मोड R साइन थीटा। क्लियर है यार? तो ये थे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस R के दो कंपोनेंट मिले अपने को, एक मोड R साइन थीटा और दूसरा मोड R cos थीटा। क्लियर है? इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। अब अपन नेक्स्ट क्लास में अपन ये देखेंगे कि इन वेक्टर्स से i j के यूनिट वेक्टर देख के किस तरीके से वेक्टर्स बनाए जाएंगे आगे। तो यूनिट वेक्टर को अपन वापस से स्टार्ट करके उसके क्वेश्चंस देखेंगे और उनको अप्लाई कैसे करते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय स्टूडेंट्स।